हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, खाकी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही होंगे कि एसएससी जीडी के जीके जीएस के लिए मैं खाकी सीरीज को जारी किया हूं, क्योंकि फ्रेंड्स ये खाकी सीरीज आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें दोस्तों हर सब्जेक्ट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट भिड़ने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर इनमें से एक हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक नगर है, मतलब इसमें से एक नगर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। इसके बारे में और देखते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी इसकी जो है यहाँ से और क्वेश्चन बन सकता है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और इसे 1920 के दशक में खोजा गया था। कब खोजा गया मोहनजोदड़ो स्थल? तो 1920 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख लक्षण क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख लक्षण क्या था? खगोल विज्ञान था या नगर नियोजन था, शिका धातु विज्ञान था या शिकार था? तो राइट आंसर क्या है आप फ्रेंड्स? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, नगर नियोजन। क्या था? नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख लक्षण क्या था? नगर नियोजन था। इसके बारे में एक्स्ट्रा और जानकारी देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में उन्नत नगर नियोजन योजना थी। वहाँ के नगरों में चौड़ी सड़कें, जल निकासी प्रणाली और सुसंगठित आवासीय क्षेत्रों का निर्माण किया गया था। अगर बात कर ले सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पर लकड़ियों की नाली पाई गई थी, तो वो दोस्तों क्या है? धोलावीरा। धोलावीरा जो है वहाँ पर लकड़ियों की नाली पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या समानता पाई जाती है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या समानता पाई जाती है? दोनों में अत्यधिक विकसित कृषि प्रणाली थी, या फिर दोनों स्थानों पर मूर्ति की पूजा होती थी, या फिर दोनों में उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी, या फिर दोनों स्थानों पर हाथियों की बड़ी संख्या पाई जाती थी? तो राइट आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में सबसे अधिक समानता जो थी दोस्तों, वो ऑप्शन से बिल्कुल राइट है, दोनों में उन्नत जल निकासी की व्यवस्था थी। आगे देखते हैं इसके बारे में और इसमें क्या विशेषताएं पाई जाती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जल निकासी और जल आपूर्ति व्यवस्था अत्यधिक उन्नत थी। इन स्थानों पर नालियों और कुएं थे जो समय की सभ्यता की उन्नति को दर्शाते थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का अधिकतम प्रयोग करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का अधिकतम प्रयोग करते थे? कांस्य का, सोने का या चांदी का? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, कांस्य का। और कांस्य का निर्माण कैसे होता है? तो तांबा तथा टीन के मिलाने से दोस्तों क्या बनता है? कांस्य बनता है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कांस्य का प्रयोग औजारों, बर्तनों और अन्य उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में करते थे। यह धातु उनके दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण थी। आगे देखते हैं अब। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह के व्यापार में लगे थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो किस प्रकार के व्यापार में लगे थे? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। किस प्रकार के व्यापार में लगे थे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। फ्रेंड्स, आप भी सोच रहे हैं कि नीचे आंसर क्यों लिखा है। फ्रेंड्स, आप सभी को ये जो पीडीएफ है वो आप सभी को डेली जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। क्लास ख़त्म होने के बाद टेलीग्राम पर आप सभी को क्लास की पीडीएफ मिल जाती है। और सभी लोगों ने कमेंट किया कि सर जो पीडीएफ मिलती है उसमें आंसर लिख कर दीजिए, ताकि हमें दोबारा रिवीजन करने में आसानी हो। इसलिए मैं नीचे जो है आंसर लिख दिया हूँ। आपसे एक बार वीडियो देख लें, एक बार पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, ताकि आप सभी को क्वेश्चन जो है बिल्कुल याद हो जाए। चलिए आगे देखते हैं अब। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे। उनके द्वारा मेसोपोटामिया और अन्य स्थानों के साथ व्यापार किया जाता था, वहाँ जहाँ वे रत्न, कपड़े और अन्य वस्तुएं भेजते थे। जो दोस्तों अगर बात कर लें कि अंतर्राष्ट्रीय में कौन कौन से देश से होते थे, ईरान से, अफगानिस्तान से, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, इन सभी स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार होता था। यहाँ से क्या निर्यात करते थे? सूती कपड़े, इमारती लकड़ियाँ, ये सब यहाँ से देते थे। बदले में वहाँ से हीरा, चांदी, सोना ये सब लेते थे। आगे देखते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख धार्मिक चिन्ह क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख धार्मिक चिन्ह क्या था? सूर्य था, शेर था, पशुपति महादेव थे या शिवलिंग था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा राइट है। पशुपति महादेव इनका प्रमुख धार्मिक चिन्ह था। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में एक मूर्ति मिली थी जिसमें एक व्यक्ति शिकार करते हुए दिखाया गया था, जिसे पशुपति महादेव के रूप में पहचाना जाता है। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो राइट आंसर क्या है? सिंधी लिपि का। किसका? सिंधी लिपि का प्रयोग करते थे। आगे देखते हैं अब, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो राइट आंसर क्या है? 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगर बात करें लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। आगे देखते हैं, संविधान भारत के संविधान का मुख्य लेखक कौन था? मतलब पूछा जा रहा है भारत के संविधान का मुख्य लेखक किसे माना जाता है या कौन था? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान शिल्पकार कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद या कितने आर्टिकल्स हैं? भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद या कितने आर्टिकल्स हैं? तो राइट आंसर क्या है? 395। कितने? 395 अनुच्छेद हैं। आगे देखते हैं अब, भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं जब इसे 1950 में लागू किया गया था। वर्तमान में दोस्तों इनकी संख्या बढ़ गई है लेकिन अभी लिखित रूप से नहीं आई है क्योंकि इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। आगे देखते हैं अब, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? 14, 22, 15 या 23? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 22 भाषाओं को। वो भाषाएं कौन कौन सी हैं उन्हें भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इसमें हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाएं शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं अब, भारत में राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित करने की शक्ति किसे दी जाती है? भारत में राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित करने की शक्ति किसे दी जाती है? संसद को, राज्यसभा को, राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, राष्ट्रपति को मिलती है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास आदेश पारित करने की शक्ति है। वे संसद के फैसलों को मंजूरी देने या उन्हें वापस भेजने का अधिकार रखते हैं। आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में संसद के 2 सदन कौन से हैं? भारत में संसद के 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा विधान मंडल या लोकसभा विधानसभा? तो राइट आंसर क्या है फ्रेंड? हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के 2 अंग है। भारतीय संसद के 2 सदनों में बांटी गई है। भारतीय संसद को 2 सदनों में बांटा गया है, एक लोकसभा निचला सदन जिसे कहते हैं और एक राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं जबकि राज्यसभा के सदस्य जो है विधानमंडलों द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें किसके द्वारा चुना जाता है? क्या विधानमंडल द्वारा या जनता द्वारा? तो जनता द्वारा चुना जाता है। भारत में संविधान में बदलाव के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? भारत में संविधान में बदलाव के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? आम कानून, संविधान संशोधन, उच्चतम न्यायालय का आदेश या राष्ट्रपति के आदेश पर? तो राइट आंसर क्या है? संविधान संशोधन द्वारा। अगर बात कर लें कि हमारे भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है यह प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से ली गई है। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया? तो अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में बदलाव के लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत होती है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में न्याय का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान में न्याय का क्या अर्थ है?
आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय या सभी प्रकार का न्याय। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, सभी प्रकार का न्याय है। कैसा है? सभी प्रकार का न्याय यहाँ पर मिलता है। भारतीय संविधान में न्याय का अर्थ सभी प्रकार के न्याय से है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? भारत में अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर से है। किससे? जम्मू कश्मीर से है। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। इसे 2019 में रद्द कर दिया गया। कब रद्द किया गया है? 2019 में रद्द किया गया है। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस प्रकार का है? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किस प्रकार का है? ये क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट गलत करते हैं, लेकिन आप सभी को नहीं करना है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस प्रकार का है? त्रिकोणीय है, आयताकार है या वृत्ताकार है या गोलाकार है? तो राइट आंसर क्या है? जो है आयताकार है। कैसा है? आयताकार है। आप सभी ने ध्यान दिया होगा, इस प्रकार हमारा जो फ्लैग है इस प्रकार बना होता है, तो ये किस प्रकार का है? ये आयताकार है। चलिए आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज आयताकार आकार का है जिसमें 3 रंग होते हैं। केसरिया ऊपर होता है, सफ़ेद जो है मध्य में होता है, हरा जो होता है नीचे होता है और केंद्र में अशोक चक्र होता है। आगे देखते हैं, अब भारत में जनगणना कब शुरू हुई थी? भारत में जनगणना कब शुरू हुई थी? 1851 में, 1901 में, और 1941 में या फिर 1951 में? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 1851 में। और आप सभी को बता दें, एमटीएस में यह क्वेश्चन 2024 में पूछा जा चुका है कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, इसलिए आप सभी यह क्वेश्चन ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। भारत में पहली जनगणना 1851 में हुई थी, जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान आयोजित किया गया था। हालांकि भारतीय सरकार द्वारा पहली जनगणना जो थी 1951 में की गई थी। अगर यहाँ पर यह ना पूछा जाए कि यहाँ पर अगर दोस्तों यह ना पूछा जाए कि भारतीय जनगणना कब से शुरू हुई, तो आप सभी का राइट आंसर क्या होगा? 1851। भारतीय सरकार द्वारा अगर जनगणना ना पूछा जाए तो 1851 आप टिक करेंगे। और जब क्वेश्चन यह पूछा जाए कि भारतीय सरकार द्वारा कि पहली जनगणना भारत में कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनगणना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत में जनगणना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राजस्व संग्रह, राज्य की आर्थिक स्थिति का आकलन, नागरिकों की संख्या और संरचना की जानकारी प्राप्त करना, मतदान प्रतिशत का आकलन करना। तो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा राइट है, जो कहते हैं नागरिकों की संख्या और संरचना की जानकारी प्राप्त करना। जनगणना का मुख्य उद्देश्य देश की जनसंख्या, लिंग अनुपात, उम्र, शिक्षा, धर्म, जाति आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना होता है, जिससे सरकारी योजना और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। आगे देखते हैं, भारत में जनगणना 2021 कब होने वाली थी? भारत में जनगणना 2021 कब होने वाली थी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना आ गया, कोविड-19, जिसके कारण नहीं हुआ। अब 2024 या 25 में जनगणना कराने की उम्मीद है। आगे देखते हैं, भारत में जनगणना 2021 में की योजना बनाई गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। अब इसे 2023 में करने की जानकारी है, लेकिन दोस्तों मैंने अभी आप सभी बताया 2023 नहीं, 2024 या 25 में जनगणना दोबारा होगी। अब आगे देखते हैं, भारत में जनगणना की प्रक्रिया किस मंत्रालय के अंतर्गत होती है? भारत में जनगणना की प्रक्रिया किस मंत्रालय के अंतर्गत होती है? गृह मंत्रालय, योजना आयोग के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, योजना किसके अंतर्गत होती है? भारत में जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत होती है। हमारे देश के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह आयोग भारतीय जनगणना के सभी पहलुओं को प्रबंधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली जनगणना में कितनी जनसंख्या दर्ज की गई थी? भारत की पहली जनगणना में कितनी जनसंख्या दर्ज की गई थी? 10, 100 मिलियन, 300 मिलियन, 400 मिलियन या 500 मिलियन? तो राइट आंसर क्या है? 100 मिलियन। कितनी? 100 मिलियन। भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी।
भारत की बोल रहा है, इसलिए 1951। अगर यह पूछा जाए कि पहली जनगणना कब हुई थी भारत में, तो क्या होगा 1851। लेकिन भारत सरकार की पहली जनगणना तो 1951। और तब देश की कुल जनसंख्या 10 मिलियन थी, यानी 10 करोड़ थी। कब हुई थी 1951 में, तो 10 करोड़ थी। भारत में जनगणना में निवासी और गैर निवासी के बीच अंतर कब कितना था, यह पूछा जा रहा है। भारत में जनगणना में निवासी और गैर निवासी के बीच अंतर कब किया गया था? भारत की किस जनगणना में निवासी और गैर निवासी के बीच अंतर किया गया था? तो राइट आंसर क्या है? 1981 के तहत। कब किया गया था? 1981 के तहत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जनगणना के दौरान कितने प्रश्नों का उत्तर किया जाता है? भारत में जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना के दौरान कितने प्रश्नों का उत्तर लिया जाता है? 10 प्रश्नों का, 20 प्रश्नों का, 30 प्रश्नों का या 50 प्रश्नों का? तो राइट आंसर क्या है? 30 प्रश्नों का उत्तर लिया जाता है। कौन कौन से प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं जनगणना के दौरान? भारत की जनगणना में लगभग 30 प्रश्न होते हैं जो जनसंख्या, आवास, शिक्षा, धर्म, जाति, लिंग, अनुपात, रोजगार आदि से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है? हर 2 साल में, 4, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में? तो राइट आंसर क्या है? हर 10 साल में भारत की एक बार जनगणना होती है। भारत में जनगणना हर 10 साल में एक बार होती है। इसका पहला चरण जनसंख्या का आकलन करना और दूसरा चरण विस्तृत विवरण एकत्रित करना होता है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2021 में कितनी थी? 1.1%, 1.2%, 1.3% या 1.4%? तो राइट आंसर क्या है? 1.2%। कितनी है? 1.2% है। भारत की जनसंख्या वृद्धि 1.2 रही है। इस दर का अनुमान 2021 की जनगणना पर आधारित था। हालांकि कोरोना महामारी के कारण कुछ डेटा में बदलाव हुआ था। आगे देखते हैं, भारत में जनगणना में लिंग अनुपात की प्रक्रिया क्या थी? पुरुषों की संख्या में अधिक, महिलाओं की संख्या अधिक, समान संख्या या कोई आंकड़ा नहीं? तो अगर बात कर लें कि बाद में जनगणना में लिंग अनुपात की क्या स्थिति थी, तो पुरुषों की संख्या बढ़ गई थी। कितनी क्या हुई थी? पुरुषों की संख्या बढ़ गई थी। भारत में जनगणना के अनुसार पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से अधिक है। हालांकि महिला पुरुष लिंग अनुपात में सुधार हो रहा है, फिर भी पुरुषों की संख्या अधिक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे ग्रो कर सके। अगर आप सभी को जीके जीएस के किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उससे लेकर मैं जरूर आऊँगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।